नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। जबलपुर से शुरुआत करेंगे, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने जबलपुर के जबलपुर डूमना एयरपोर्ट से 2 नई फ्लाइटों की भी शुरुआत की। तो वहीं जबलपुर भोपाल में ग्वालियर फ्लाइट की शुरुआत की गई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर फ्लाइट की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भी मौजूद रहे, जहां पर वर्चुअल तौर पर इंदौर से पूरे कार्यक्रम में वो जुड़े रहे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल के नागरिकों के लिए 2 नई फ्लाइट्स की शुरुआत होने पर बधाई भी दी। जबलपुर शहर से शुरू की गई। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण काल के पहले हवाई यात्रियों की संख्या 14 करोड़ 50 लाख थी, पर 2028 तक बढ़कर अब 40 करोड़ हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली में बनने जा रहा है। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट को भी नया स्वरूप देने की बात कही गई। और ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एचईएफ पर वैट घटाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि एयर टरबाइन फ्यूल के दाम बीते समय में इतने बढ़ गए हैं, जिसके कारण एयर टिकट महंगी मिल रही है। तो वहीं उन्होंने 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। 14 राज्यों ने गैस को 20 से 30% घटाकर 1 से 4% तक कर दिया। साथ ही उन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों कि जो एयर टरबाइन फ्यूल का दाम करीब 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है पिछले 2 सालों में, तो इस पर जो भार पड़ रहा है एयरलाइन पे, क्योंकि 40% इनपुट कॉस्ट है। तो मैंने 22 राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद दूरभाष पे उनके साथ चर्चा हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई, और आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष कि जो मेरे प्रभार लेने के पहले देश के 36 राज्यों में से 12 राज्यों में वैट केवल 1 से 4% तक सीमित था, और 24 राज्यों में वैट 20 से 30% तक था। आज वस्तुस्थिति ये बन चुकी है कि 14 राज्यों ने अपना वैट 20 से 30% से 1 से 4% तक घटा दिया है। मतलब जो 12 की स्थिति पहले थी वो अब 26 बन गई है, और केवल 10 राज्य बचे हैं जिनका वैट। भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर शराब की दुकान खोले जाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। इसके चलते स्थित राजभवन के पास में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति सरकार ने दी, और अब इसका विरोध कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद समेत कांग्रेस के तमाम नेता नारेबाजी करते हुए भी देखे गए। तो वहीं विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि अगर सरकार ये दुकान बंद नहीं करती तो हम रोशनपुरा चौराहे पर एक उग्र प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। की इस झुग्गी बस्ती पे जो शराब की दुकान खोली जा रही है, ये नियमों के विरुद्ध है। मैं पहले भी कलेक्टर साहब को लिख के भेज चुका हूँ कि ये दुकान यहीं नहीं खुलना चाहिए। कुछ व्यापारी वर्ग आए थे और लिख के दिया है। दूसरा सामने है स्कूल, तीसरा बगल में है गवर्नर हाउस, चौथा पहले भी एक दारू की दुकान यहाँ खोली थी, विरोध के बाद बंद हो गई। और जब 50% महिलाएं लिख के दे दें, दिग्विजय सिंह सरकार का समय का नियम है, तब भी मैं विधायक था, कि शराब की दुकान नहीं खुल सकती। जब इस क्षेत्र की पार्षद ने भी इसका विरोध कर, ये हम लोग आज धरना प्रदर्शन है। ये रोशनपुरा चौराहा, यहाँ पर सारे रहवासी रहते हैं, और यहाँ सामने स्कूल है, पड़ोस में राजभवन है, राजभवन की दीवार, और मेन रोड के ऊपर ये दारू की दुकान खुलने की किसने परमिशन दी है? ये बहुत गलत है, और हम इसका विरोध करते रहेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं और स्कूल जाते हैं, उन लोग क्या सीखेंगे कि हमारे मोहल्ले के अंदर दारू की दुकान है? ये शासन प्रशासन का गलत निर्णय है। तत्काल प्रभाव से अगर उन्होंने परमिशन दिए तो तत्काल प्रभाव से उस परमिशन को रोके, और रहवासी इलाके के अंदर कतई हम दारू की दुकान नहीं खुलने देंगे। और हमारा लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस दिन ये दारू की दुकान खोलने की अगर इन्होंने इजाजत दी, फिर हम पूरे मतलब इधर क्षेत्र रहवासियों को लेकर बहुत बड़ा धरना करेंगे।
और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी सुरक्षा को लेकर अभी तक नाराज है और उन्होंने इस मुद्दे पर पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना से न केवल चर्चा की बल्कि उन्हें एक पत्र भी लिख डाला है। डीजीपी सक्सेना से नेता प्रतिपक्ष सिंह ने प्रोटोकॉल के नियम के बारे में पूछा। साथ ही गोविंद सिंह ने डीजीपी पर हमला बोला है। कहा कि जब से उन्होंने कार्यभार लिया है तब से प्रदेश में अपराधियों का खौफ बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पिछले दिनों ही आरोप भी लगाया था कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है, उन्हें कंडम गाड़ी दी गई और बिना हथियार के अंगरक्षक दिया गया है। इस बारे में उन्होंने अब जिला पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की थी, लेकिन जब उनकी सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया गया तो मंगलवार को उन्होंने डीजीपी को ये पत्र लिख दिया है। साथ ही उन्होंने उनसे फोन पर चर्चा भी की। साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने डीजीपी को आपत्ति जताई है और अपनी नाराजगी भी बताई। उनसे प्रोटोकॉल के नियमों के बारे में इस दौरान पूछा गया और जब नेता प्रतिपक्ष को उनके सवालों का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने एक पत्र लिखकर डीजीपी से नियमों के बारे में पूछा है। इस बीच रुक करें अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच एक सड़क हादसा हो गया जो कि काफी खौफनाक रहा, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस हादसे में एक कार चालक ने बीच सड़क पर खड़े 4 युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बाइकों पर खड़े 4 युवक उछलते हुए आगे गिरे और ये कार इतनी तेजी गति से आ रही थी कि ट्रैक्टर टक्कर मारने की वजह से 2 बाइक पर सवार 4 युवक लगभग 5 फुट आगे जाकर गिरे हैं। इस घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयरोग्य अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। साथ ही उनकी हालत इस वक्त काफी नाजुक बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि शहर के तानसेन रोड पर सड़क पर 2 बाइकों पर सवार 4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। कार की इस भीषण टक्कर से बाइक पर सवार चारों युवक गिर पड़े और टक्कर मारने के बाद ये कार चालक मौके से फरार हो गया है। बताया भी जा रहा है कि ये कार चालक नशे में था और फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी के माध्यम से कार चालक की तलाश करने में जुटी है। तो वहीं इस गंभीर घटना के बाद घायल हुए हर्ष पटेल, सिद्धार्थ रजावत, आकाश और वंश भदौरिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच मध्य प्रदेश पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और उनसे कहा कि पार्टी के पास पदाधिकारी तो हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए पार्टी की हालत खराब है। ऐसे में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने कल कांग्रेस के एक नेता से मुलाकात के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत खराब है। तो कांग्रेस नेता ने कहा कि हाँ, होगा क्यों नहीं, कांग्रेस में 40 महामंत्री हैं और 156 मंत्री हैं, कार्यकर्ता कहीं कोई नहीं है। इसी के साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का खोखलापन बताता है। इससे पहले नड्डा ने बुधवार को स्टेट हैंगर पर अपने स्वागत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत से लोग उनका पूरा नाम भी नहीं जानते, लेकिन पूरे हर्ष के साथ उनके स्वागत के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया है, ये भाव विभोर करने वाला है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस बात का बोध कराता है ये सब कि ये स्वागत सिर्फ उनका स्वागत नहीं बल्कि भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की विचारधारा का स्वागत है। और मध्य प्रदेश में भाजपा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के औपचारिक रिश्ते होने की चर्चा आम हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विमानतल पर स्वागत मंच पर भी ये दिखाई दिया, जहां पर गृह मंत्री मिश्रा ने गुलदस्ता देकर नड्डा का स्वागत किया तो सीएम चौहान उनका परिचय कराने लगे। नड्डा ने इसे नजरअंदाज किया और मिश्रा को जाने से रोका। उन्होंने रोककर नड्डा के साथ हाथ मिलाया तो वहीं तीनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही देखने लायक थी। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने विमानतल पर उतरने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। स्वागत के दौरान वो मंच पर एक बार फिर भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं के साथ औपचारिक रिश्ते दिखाई दिए। स्वागत के दौरान जहां राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नड्डा के करीब दिखाई दिए तो मंच पर नड्डा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को रोककर हाथ मिलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी असहज दिखाई दिए। कैलाश विजयवर्गीय जब स्वागत कर रहे थे तो आसपास खड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पीछे रहे। और इस बीच केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसारण मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाएगी।
मीडिया ने उनसे इस कानून को लेकर जानकारी भी मांगी। तब उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जल्द आएगा। केंद्र सरकार लगातार बड़े और मजबूत फैसले ले रही है। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में भारत को एक नई पहचान मिली। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नेतृत्व केंद्रीय योजनाओं को भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन का काम अभी तक 23% ही पूरा हुआ है, जबकि मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां बताने के दौरान रायपुर आए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में 2014 से लेकर अब तक का बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2014 के पहले नेताओं के प्रति अविश्वास था, 2014 के बाद केंद्र सरकार पर विश्वास बढ़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। साथ ही कोरोना काल में दुनिया का कोई भी देश वो काम नहीं कर सका जो भारत ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में धारा 370 को समाप्त करना और राम जन्मभूमि मंदिर मामला, हज की सब्सिडी खत्म और जीएसटी का कानून, ट्रिपल तलाक, दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बहुत बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोविड 2019 की वजह से प्रदेश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ था 2019 में, और सभी तरह की गतिविधियों के साथ साथ शिक्षण संस्थाएं भी लंबे समय तक बंद हो गई। छात्रावास को भी इस दौरान बंद कर दिया गया था। लेकिन आज जब स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, छात्रावास खुल गए हैं तो दिव्यांग बच्चों के छात्रावास बंद होना हैरत की बात है। ये मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया और सीएम शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में कोरोना का कहर शुरू हुआ था, जिसका डर 2022 की शुरुआत तक रहा, जिसके व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कुछ अन्य गतिविधियों पर बुरी तरह से इसका असर पड़ा था। साथ ही आपको बता दें कि शैक्षणिक गतिविधियां तो लंबे समय तक प्रभावित रही ही। ऑनलाइन शिक्षण कार्य होने से बच्चों ने अपने घर पर ही 2 सत्र तक पढ़ाई भी की। छात्रावास पूरी तरह से बंद रहे और 2022 आते आते शिक्षण कार्य धीरे धीरे से शुरू हुआ। ऐसे में छात्रावासों को भी कुछ समय पहले ही खोल दिया गया है, जिससे शिक्षण संस्थानों में रौनक लौट आई है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर रायपुर के कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में शुरू हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही चिंतन शिविर के निर्णयों को राज्य में लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस शिविर में मिशन 2023 को लेकर भी रणनीति बनेगी। साथ ही संकल्प शिविर को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिंतन शिविर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने उदयपुर के संकल्पों को आत्मसात करने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उदयपुर शिविर से निकले संकल्पों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। उन सभी संकल्पों को आत्मसात करने के उद्देश्य से नव संकल्प शिविर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां औद्योगिक तीर्थ भिलाई के सिंप्लेक्स लिमिटेड में बुधवार की आधी रात को भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी और आपको बता दें कि इस दौरान रात को यह आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। साथ ही आग बुझाने के लिए 4 दमकल वाहन भी लगाए गए। पानी को और फोम की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही आगजनी से कंपनी को भारी नुकसान की जो अनुमान है वो लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार के दरमियान आधी रात के बीच सिंप्लेक्स लिमिटेड कंपनी में आगजनी की घटना हुई है। आग बिल्डिंग में पूरी तरह से फैल गई थी और कंपनी के कर्मचारियों ने आग बुझाने का बेहद प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और घटना की जानकारी मिलते ही जामुल और छावनी में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इसी बिल्डिंग में आग लगी थी, वहां करोड़ों रुपए का सामान भी रखा हुआ बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के प्रतापगढ़ से सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता ने कहा कि इस देश में ओबीसी समाज की उपेक्षा का कारण कांग्रेस ही रहा है। कांग्रेस इस समाज को केवल वोट बैंक समझती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी समाजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब राज्यसभा में किसी छत्तीसगढ़िया को भेजने की बात की आई, तब अपने दिल्ली के आकाओं के सामने वो नतमस्तक होकर मौन रहे। भाजपा ने ओबीसी का विश्वास जीता, इसीलिए 4 राज्यों में भाजपा की भारी बहुमत से जीत हुई है और कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। सत संगमलाल गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस की बातों को अच्छे से समझ रही है।
सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी परंपराओं और लोक जीवन को पॉलिटिकल पीआर से जोड़ने के लिए केवल अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों से भरा बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश को एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है जो सर्व समाज, सर्व विकास और समग्र विकास की अवधारणा को पूरा करने में जुटे हैं। निश्चित ही उनके नेतृत्व में ओबीसी समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य इन 8 सालों में किए गए हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे